स्टूडेंट यूपीएस क्लास 10 हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आज की क्लास में रिमेनिंग जो बचा हुआ चैप्टर 3 का दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी उसका बचा हुआ भाग पढ़ाएंगे और लास्ट में जब चैप्टर फिनिश करेंगे तब कुछ फैक्ट्स बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नज़दीक से एक नज़र उस पर डालते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेटन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी और दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा बोला जाता था, यानी इस गुलाम को फारसी में बदंगा बोला जाता था और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दिया जाता था। चूँकि वह पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर रहता था, इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर होते थे। और खिलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते रहते थे और साथ ही अपने पराश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोग को सेनापति के सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी। यानी जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको अच्छे खासे पोस्ट पर नियुक्त करते थे, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षक के प्रति तो वफादार होते ही थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं। यानी जो मालिक थे जो उनको आश्रित देते थे अपने गुलाम, सिर्फ अपने मालिक के प्रति वफादार रहते थे और मालिक के जो उत्तराधिकारी जो न्यू जनरेशन में के लिए तैयार किए जाते उसके प्रति नहीं होते थे। सुल्तान के अपने नौकर होते थे, उनके अपने खास नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू हो जाता है और सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्गों के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता और फारसी फारसी में जो तारीख होते थे वो उनके लेखक ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचा पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना की। जो लेखक थे वो आलोचना की थी कि जो सुल्तान थे वो नीचे तबके के लोग को ऊंचे पद पर बैठाते थे, इसीलिए उनकी आलोचना होती थी। सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति वाले इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था और उनका ये पदवंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। इसके बाद जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भी भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने पर बाध्य करते थे, यानी मजबूर कर देते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में वो राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लेते थे और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लेते थे, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने पर बाध्य करते थे।
सुल्तान के शासकों ने जमीन की पैदाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखते थे और कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे और किसान की उपज का लगभग 50% वो कर लगाते थे, यानी 50%। जो पहला है कृषि कृषि पर जिसे खराज बोला जाता था, और किसान की मवेशियों पर, और तीसरा घरों पर टैक्स लगाते थे। इस उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूरी प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। इसके लिए दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाता था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें बेचने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन जमा लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमाते थे। वह अधिकार के कुछ समय तक ही रह पाते थे। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों की सेना 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसऑक्सियाना, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा बोला। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का धावे बढ़े, यानी वो कब्जा कर लिए। इसके बाद वो मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की, और इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। और 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत का जो दबदबा था, जो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा, जबकि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक और उनकी राजधानी समृद्धि और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे, और इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे ही, पर शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेष आशुरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, और आगे चलकर भी इनकी उन्नति हुई। और मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक उन्होंने चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, और सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके शासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीके को अपनाकर उन्होंने भी चुस्त बना लिया, यानी अपने शासक को बलवान बना लिया, सशक्त बना लिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य को समेकित किया तथा उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया। कुछ फैक्ट बताने जा रहे हैं, जो 15 से 16वीं शताब्दी तक कौन से राजा कितने साल तक शासन किए। सो लुक एट दिस बोर्ड। यूपीएससी एनसीईआरटी हिस्ट्री टू 12th प्रिपरेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट, चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तालिका 1 है दिल्ली के शासक, इसके शासनकाल। जो राजपूत वंश है तोमर, इसके आरंभिक 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक 1165 तक। फर्स्ट में राजपूत वंश जो तोमर थे, अनंगपाल, जो 1130 से 1145 तक राज्य किए, और सेकंड चौहान 1165 से 1192 तक शासन किए, और थर्ड जो तोमर राजपूत वंश थे, पृथ्वीराज चौहान, जो लास्ट इसके शासन थे राजपूत वंश का, 1175 से 1192। और इसके बाद प्रारंभिक तुर्की शासन, जो 1206 से 1290 तक शासन
किया। जो फर्स्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 तक शासन किया। सेकेंड में शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1210 से 1236 तक शासन किया। थर्ड में रजिया सुल्तान जो 1236 से 1240 तक शासन किया। फोर्थ गयासुद्दीन बलबन से 1266 से 1287 तक शासन किया। और खिलजी वंश का जो शासन हुआ जो 1290 से 1320 तक। जो पहला था शासक इसका खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से 1200 से 14 से और सेकेंड मोहम्मद 1351 से जो लोधी का बहलोद लोधी जो